नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि रेरा पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेरा पे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं और ताजे ताजे प्रोजेक्ट्स और भी रजिस्टर हो रहे हैं। हालांकि ये बिल्डर्स के ऊपर ईओडब्ल्यू के केसेस हैं, उनके बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, दिवाला निकल रहा है, वो पैसे लौटा नहीं रहे हैं, बाउंस चेक के केसेस हैं, जेल में जा चुके हैं, फरार हो चुके हैं। उसके बावजूद नया प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया करम का, और करम इंफ्रास्ट्रक्चर और भगतानी बिल्डर जो कि दूसरे नाम से पर्ल बिल्डिंग नंबर 2 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बिल्डर 5 प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स चला रहा है। लोकेशन के बारे में झूठ बोल रहा है कि वो अंधेरी में है, चांदीविली में है 2 प्रोजेक्ट्स, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स अंधेरी में भी हैं। तो इस तरह से यानी मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए कि कानून कितना गधा है, या कम से कम ये तो मैंने आपको साबित कर दिखाया कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स मत कहिए, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स कहिए, लेकिन रेरा अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन को देखकर ये मान लेना कि ये बिल्डर ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो दोस्तों, शुरुआत यहां से करते हैं कि कहावत है कि लॉ इज एन एस, कानून गधा है, लॉ इज ब्लाइंड, कानून अंधा है। ये सब हम जानते हैं, सुन चुके हैं। अब नकारात्मक होने से क्या फायदा? ऐसे बहुत सारे कहावत हैं, हम कहावत कहते बैठेंगे, काम नहीं होगा ना। क्योंकि लोगों की जो समस्या है, आम आदमी फ्लैट बायर की जो समस्या है, उसे सॉल्व करना है ना। कोई यानी कानून को बाजू में रख के सॉल्व कैसे करेंगे? हम गन तो नहीं उठा सकते, हम गैर कानूनी काम, डकैती तो नहीं कर सकते। तो रहता क्या है कि हमें इसी कानून व्यवस्था का उपयोग करना है। तो दोस्तों, एक और कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कानून के बारे में न जानना कोई ऐसे बहाना नहीं बना सकते हो कि मुझे कानून नहीं आता था, मैं जानता नहीं था, मैं अनजान था। कानून के बारे में जानना हर एक नागरिक का फर्ज भी है और जरूरत भी है। फर्ज तो ठीक है यार, हम कोई फर्ज निभाना चाहते ही नहीं है, लेकिन जरूरत है। आप अगर कानून व्यवस्था को समझते नहीं हो ठीक से, तो हमेशा डाउट में रहोगे कि मैं करूं तो करूं क्या, हमेशा डाउट में रहोगे और वकीलों पे कुछ ज्यादा ही निर्भर हो जाओगे। यू विल बी ओवर डिपेंडेंट ऑन लॉयर्स। वकीलों पे निर्भर होना जरूरी होता है, जरूरत पड़ने पर वकीलों का ओपिनियन लेना जरूरी होता है, गाइडेंस लेना जरूरी होता है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना, डिपेंडेंट हो जाना डेंजरस है, खतरनाक है। क्योंकि वकील जरूरी नहीं है कि वो आपका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। जैसे बिल्डर्स गलत फायदा लेते हैं, वैसे वकील भी आपका गलत फायदा ले सकते हैं। अगर आप अनजान हो, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, तो वो आपसे कुछ भी पैसे मांग के ले लेंगे और आपको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये संभव ही नहीं, ये बार बार होता है, लोगों का शोषण होता है, इसलिए कानून को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आज कानून के बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, कुछ बातों को आपके दिमाग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डालना चाहता हूं कि कानून आपके लिए कैसे लागू होता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स डालना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप इन बातों को समझते नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकोगे। तो कानून, पहली बात कि कानून, लॉ है क्या?
थोड़ा सा थियोरी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, देश को चलना होता है और देश को इंग्लिश में कंट्री तो कहते ही हैं, लेकिन स्टेट कहते हैं। स्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब वो देश और देश व्यवस्था जिसके अंदर हम नागरिक हैं। स्टेट को चलने के लिए कानून की जरूरत है। कहीं ना कहीं बाउंड्रीज खींचना, लक्ष्मण रेखा खींचना जरूरी है। हर एक देश में कानून व्यवस्था अलग है और बाउंड्रीज भी अलग अलग जगह पे खींचे गए हैं, लेकिन जैसे भी हो हमें हमारे यहाँ किस तरह से बाउंड्री खींचा गया है उसको समझना है और उसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मान के चलते हैं कि कानून व्यवस्था डिफेक्टिव है, अंधा कानून है, कानून गधा है, कानून आधे से ज्यादा टाइम काम करता नहीं है, जैसा भी हो। लेकिन दोस्तों, आप ऐसे सोचिए कि आपके पास एक अगर स्क्रू है और स्क्रू को खोलने के लिए आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन वो स्क्रू ड्राइवर का धार तेज नहीं है, इसलिए वो फिसलता है। आप फिसलते हुए स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल तो करोगे ही ना, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर को लेके आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो गलत साइज का है, उसका धार ठीक नहीं है, वो पकड़ता नहीं है, वो फिसलता है, आप बार बार फिसलोगे, लेकिन फिसलते फिसलते भी आप स्क्रू ड्राइवर का ही इस्तेमाल करोगे स्क्रू को खोलने के लिए, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, स्क्रू ड्राइवर ही तो है। तो आपको फिर उस स्क्रू ड्राइवर का किस तरह से सही इस्तेमाल करना है जिससे कम मुश्किल से स्क्रू खुले, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो कानून भी वैसा ही है। तो कानून में मैंने पहले भी समझाया है, अलग अलग हिस्से हैं। मेन दो हिस्से जो हैं वो है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। तो ये दो मेन हिस्से पहले मैं आपको समझाता हूं। अब कंज्यूमर लॉ जो है, कॉर्पोरेट लॉ जो है, कोऑपरेटिव लॉ जो है, फैमिली लॉ है। फैमिली जब झगड़ा होता है, डिवोर्स वगैरह, कस्टडी बैटल वगैरह होता है, तो फैमिली लॉ लागू होता है। अगर कॉर्पोरेट कंपनी का दिवाला निकलना होता है या कंपनी फ्रॉड करता है, तो कंपनी लॉ लागू होता है। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट या कोऑपरेटिव, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से पंगा होता है और यानी आपके मैनेजिंग कमेटी वालों को जिम्मेदार ठहराना होता है, जवाबदार ठहराना होता है, तो आपको कोऑपरेटिव लॉ की जरूरत है, कोऑपरेटिव लॉ को समझने की जरूरत है। कंज्यूमर लॉ, आप ग्राहक हो, किसी के भी आप अगर ग्राहक हो और आपके साथ गलत हो रहा है और आपको जो गुड्स या सर्विसेज बेचे जा रहे हैं उसमें डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो जो गुड्स है वो ठीक नहीं है या सर्विस जो है वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ कमी है, खामी है, तो आप जाओगे ग्राहक के हक लेने के लिए नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जाओगे या स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाओगे या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। रेरा, तो रेरा बना हुआ है, रेरा तो एक तो कानून है और रेरा को लागू करने के लिए एक बॉडी बनाया गया है जिसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम है रेरा कानून को लागू करना। वो आपका कोई और कंप्लेंट नहीं सुनेगा, मतलब वो किसी और टाइप का कानून, जैसे कि आप पुलिस के लिए आईपीसी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी ऐसे कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो रेरा के सामने। आप सिर्फ और सिर्फ रेरा एक्ट, रेरा अधिनियम का इस्तेमाल करोगे और रेरा बना हुआ है स्पेसिफिकली बिल्डर और फ्लैट बायर के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को लेके उसके यानी उसके ऊपर न्याय देने, उस रिश्ते की सीमा के अंदर न्याय देना है। फ्लैट बायर जिसे अलॉटी कहते हैं कानून की भाषा में, यानी उनको फ्लैट अलॉट किया गया है
या प्लॉट अलॉट किया गया है, और दूसरे तरफ बिल्डर जिसे प्रोमोटर कहते हैं, जो वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट बना रहा है और बनाने की जिम्मेदारी लिया हुआ है उसने। तो ये है प्रोमोटर और फ्लैट बायर के बीच का जो रिश्ता है, उसमें न्याय देने, ये है रेरा। सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट कोई भी डिस्प्यूट के ऊपर आपको न्याय दे सकता है, मतलब लेकिन वो डिस्प्यूट है, आपस का मामला है। ओके, अगर मारपीट होता है, फॉर एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने मारपीट किया तो वो आपस का मामला नहीं रहा, चोट आपने दूसरे बंदे को पहुंचाया, लेकिन ऐसे माना जाता है कि आपने मारपीट करके स्टेट यानी कि देश को आपने चोट पहुंचाया है। तो इसलिए इट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। आपने स्टेट के कानून को तोड़ा है और आपने स्टेट के अस्तित्व को हानि पहुंचाया है, वायलेंस करके, मारपीट करके, या चीटिंग करके, या रेप करके, या किडनैप करके, या ट्रेसपासिंग करके। ट्रेसपास मतलब जबरदस्ती घर पे घुसाना, किसी के घर के अंदर या किसी के ऑफिस के अंदर जबरदस्ती घुसना, तो ट्रेसपासिंग करके, ये टाइप के जो यानी क्राइम है, वो ऐसे माना जाता है कि इट इज अगेंस्ट देश, अगेंस्ट स्टेट। तो आपके अगेंस्ट कानून कार्रवाई जो चलाएगा, वो कंप्लेन जो शिकायत करता है, वो कानून आपके अगेंस्ट वो ये नहीं चलाएगा। शिकायतकर्ता ने शिकायत दे दिया पुलिस को या मजिस्ट्रेट को, उसके बाद मजिस्ट्रेट या पुलिस के सामने आपका पूरा ये प्रोसेस होगा। क्रिमिनल ट्रायल के लिए जो भी प्रोसेस होता है, पहले पहले पुलिस का काम है, बाद में चल के मजिस्ट्रेट का काम है। अपील में गए तो सेशंस जज का काम है, और भी अपील में जाओगे तो हाई कोर्ट का काम है। लेकिन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हर चीज के अपील में सुनवाई लेती है। रेरा ने गलत ऑर्डर पास किया, हाई कोर्ट में जाओ। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो इस तरह से अपील्स सुने जाते हैं, और इस तरह से जो हमने क्रिमिनल और सिविल का भी फर्क ये किया। सिविल में और क्रिमिनल में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपके समझने के लिए। मान लेते हैं कि दो भाई हैं, जैसे हमारे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी है ना, तो उनके पिताजी जायदाद छोड़ के गए, और उसके बाद अनिल और मुकेश अंबानी का घमासान युद्ध हुआ, बहुत लड़े वो, बहुत खींचातानी हुई। आखिर में उनकी मम्मी कोकिलाबेन ने किसी तरह से सेटलमेंट करवाया, और फिर वो दोनों भाई अलग हुए। अब हम ऐसे सोचते हैं कि अनिल और मुकेश नाम के दो लोग हैं, अंबानी ने दो लोग हैं, और सेम सिचुएशन है, जायदाद को लेके झगड़ा है। अब ये झगड़े को सॉल्व करने के लिए वो जा सकते हैं सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट उनका जो जमीन जायदाद जो भी है, उसका किस तरह से पार्टीशन करना चाहिए, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो बनेगा मुकेश वर्सेस अनिल, ये टाइप का केस बनेगा। अगर मुकेश कोर्ट में गया अनिल के अगेंस्ट, तो मुकेश वर्सेस अनिल। अनिल कोर्ट में गया तो मुकेश के अगेंस्ट, तो अनिल वर्सेस मुकेश। अनिल वर्सेस मुकेश के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, एक नहीं, लेकिन इस तरह से केस बनता है, और केस का नाम इस तरह से रखा जाता है। लेकिन अब अफरा तफरी में किसी दिन झगड़ा हुआ, अफरा तफरी में समझो अनिल ने मुकेश के सर पे कुछ भारी चीज उठा के मार दिया, और मुकेश के सर से खून निकला, और वो गया पुलिस के पास, और पुलिस में केस दर्ज करवाया अटैक का, यानी जानलेवा हमला का, असॉल्ट का। तो केस मुकेश वर्सेस अनिल नहीं रहेगा,
चोट पहुंची है मुकेश को, वो जाता है नरीमन पॉइंट पुलिस स्टेशन, तो केस बनता है, एफआईआर बनता है नरीमन पॉइंट पुलिस स्टेशन वर्सेस अनिल, नॉट मुकेश वर्सेस अनिल। और अगर चार्जशीट फाइल हो गया, यानी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया एफआईआर के बाद, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको पता चला कि हाँ भाई सचमुच में सीसीटीवी कैमरास भी यही दिखा रहे हैं कि अनिल ने जानलेवा हमला किया, एक बहुत वजनदार चीज को लेके इसके सर पे मार दिया, तो ये हो जाता है केस, चार्जशीट। और चार्जशीट होता है तब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अनिल। मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक मिनट के लिए मान के चलते हैं कि वो जो जायदाद के लिए जो झगड़ा है ना, उसमें सच्चाई अनिल के तरफ है, ऐसे मान के चलते हैं, तो अनिल के पक्ष में सब कुछ है, और सिविल केस जो डिसाइड होता है उसमें जजमेंट अनिल के पक्ष में मिलना चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि पेपर वर्क ऐसा ही है अनिल के पक्ष में। लेकिन अनिल ने मुकेश के सर पे मारा, उसने वार किया, तो क्रिमिनल असॉल्ट हो गया। तो अब इस चीज के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा चलेगा सिविल कोर्ट में और दूसरा टुकड़ा चलेगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। सिविल कोर्ट में हो सकता है कि मामला अनिल के पक्ष में आ जाएगा अगर सब कुछ ठीक से चला, क्योंकि पेपर वर्क सब दिखा रहा है कि अनिल की बात सही है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में ये बात आएगा कि अनिल ने सचमुच इसको घायल किया और इसलिए उसे जेल जाना चाहिए। यहां पे इसके पक्ष में आएगा, वहां पे उसके अगेंस्ट में आएगा। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आपके जो मामले होते हैं, फ्लैट बायर के जो मामले होते हैं ना, कुछ मामले क्रिमिनल भी होते हैं, सिविल भी होते हैं, या क्रिमिनल भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं, या क्रिमिनल साइड का भी होता है और रेरा भी होता है। इस तरह से कई सारे टुकड़े में बांट सकते हैं उस समस्या को। डिस्प्यूट एक है, मामला एक है, झगड़ा एक है, लेकिन उस झगड़े को आप ऐसे सोचिए कि ये वो झगड़ा एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस समझते हो, एक जानवर है जो दरिया में रहता है, जिसके 8 ऐसे लंबे लंबे हाथ, टेंटिकल्स है, और ये ऑक्टोपस जैसा आपका प्रॉब्लम है जिसके अलग अलग टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तो सिविल, क्रिमिनल, कंज्यूमर, रेरा, ये सब उसके अलग अलग टेंटिकल्स हैं। तो अब ये प्रॉब्लम तो एक ही है, मामला तो एक ही है, चाहे वो बिल्डर के खिलाफ हो, चाहे वो सोसाइटी के खिलाफ हो। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि इसके जो ऑक्टोपस के अलग अलग जो टेंटेकल्स हैं उसे काटना चाहिए। आपको काट काट के उसको अलग अलग से डील करना है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपका सोसाइटी के साथ में झगड़ा है, आपने सोसाइटी के ड्यूज नहीं दिए हैं, और एक दिन सोसाइटी के चेयरमैन का दिमाग सटक गया और उसने आपकी बिजली कटवा दिया, पानी कटवा दिया। क्या होता है? वैसे आपने बहुत सालों से कभी मेंटेनेंस नहीं दिया है, लेकिन यानी सच्चाई उसकी तरफ है कि आप मेंटेनेंस नहीं भर रहे हो, लेकिन उसने आपका पानी काटा, तो पानी काट दिया तो क्रिमिनल एक्शन हो गया। तो सीधा वो पानी काटने की बात को लेके जाओ पुलिस के पास, मोफा का केस बनता है, मोफा के अंडर क्रिमिनल केस बन जाएगा, काफी सीरियस है। पानी काटना, बिजली काटना वगैरह काफी सीरियस है। या फिर वो कहता है कि अब से तुम लिफ्ट यूज नहीं करोगे, तुम ये फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते, वो फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते। अगर उसने फैसिलिटीज का आपका यूज करना बंद कर दिया, लिफ्ट यूज करना बंद करवा दिया, तो आप जा सकते हो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है, पानी काटा, क्रिमिनल केस करो।
लिफ्ट यूज करना बंद करवाया, कंज्यूमर केस करो। क्यों? क्योंकि आप कंज्यूमर हो सोसाइटी का, और सोसाइटी अगर आपको रोक देता है, आपके लिए एक सर्विस रोक देता है, चाहे आपने मेंटेनेंस नहीं भरा है, आप कंज्यूमर केस कर सकते हो, शायद क्रिमिनल भी कर सकते हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, तो आपके जान पे भी खतरा होता है, फंडामेंटल राइट्स का भी इश्यू है, तो आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। अच्छा, उसने लिफ्ट यूज करवाना रोक दिया, अब आपने मेंटेनेंस नहीं भरा था, तो आप कह सकते हो कि मेरे अगेंस्ट आप केस कर सकते हो, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओ, केस करो ना मेरे अगेंस्ट, मैं लड़ूंगा ना, मैं बताऊंगा ना जज को कि मैंने क्या किया, नहीं किया, क्यों किया, मैं बताता हूं ना। तो आप मेरी बिजली और पानी क्यों काट रहे हो? आपके पास वो अधिकार नहीं है। तो इस तरह से वो अधिकार से अगर कोई बाहर निकलता है, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है, क्योंकि आपने उनको इलेक्ट किया है एक किसी काम के लिए, सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, लेकिन वो अगर बिजली, पानी और ऐसे सब काटते घूमेंगे तो वो कोऑपरेटिव लॉ का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप कंज्यूमर लॉ में जा सकते हो, और आप पुलिस के पास भी जा सकते हो। लेकिन आपको सोचना होगा यहां पे कौन सा कानून लागू होता है, और इस कानून को लागू करने वाला अथॉरिटी कौन है, और हर एक केस अलग अलग तरीके से जाएगा, हर चीज में अलग। आप ऐसे मत सोचो कि वो सबको एक पोटली में बांध देंगे और सारा पोटली को हम खींच के लेके जाएंगे एक कोर्ट के सामने, ऐसे मत करो। आप ऑक्टोपस से लड़ नहीं सकते, अगर उसके 8वां हाथ ऐसे घूम रहे हैं तो आपको आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। आपको लड़ने के लिए इसके एक एक टेंटेकल को काट के निकालना पड़ेगा। इसको लेके जाओ पुलिस में, इसको लेके जाओ कोऑपरेटिव कोर्ट में, इसको लेके जाओ कंज्यूमर कोर्ट में, ऐसे करके आपको लड़ना चाहिए। तो बिल्डर के साथ भी जब लड़ाई होती है तो आपको रेरा में जाना, पुलिस में जाना, इसमें आपको ये ऑक्टोपस याद रखना है कि कानून व्यवस्था। वैसे आप कॉर्पोरेट लॉ में का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस नाम का एक कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक डिवीजन है, उसको भी मोबिलाइज कर सकते हो। मैं हूं आपका दोस्त कृष देओरबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।